अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1416 से 1420। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1416। उजागर पुरुषों और महिलाओं के बीच कई अजीब और रहस्यमय भावनात्मक विरोधाभास मौजूद थे। उदाहरण के लिए, म्यू जुआनयिन के दिल की तारें इतने साल पहले टूट गई थी क्योंकि यू चे ने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी जब उसने प्राचीन सींग वाले अजगर को खदेड़ दिया था। लेकिन उसके बाद जिस चीज से वह सबसे ज्यादा डरती थी, जिस चीज को वह सबसे कम बर्दाश्त कर सकती थी, वह यू चे का फिर से अपनी जान जोखिम में डालने का कृत्य था, चाहे वह खुद के लिए हो या अन्य लोगों के लिए। ये ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन थे जिन्हें म्यू बिंगयुन, जो प्यार में अनुभवहीन था, निश्चित रूप से समझ नहीं पाएगा। क्या आप इतनी जल्दी उसे वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि उससे दुष्ट शिशु के बारे में पता चल जाएगा? म्यू बिंगयुन ने पूछा। म्यू जुआनयिन ने धीमे और मापा तरीके से कहा, उनकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड और हेवनली वुल्फ स्टार गॉड दोनों की 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी। मैंने ब्लू पोल स्टार पर धीरे धीरे बिगड़ती आपदाओं को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए इस बार अचानक स्नो सोन क्षेत्र में लौटने का कारण वास्तव में केवल उस आपदा को हल करना था जो धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर म्यू बिंगयुन के पास शब्द ही नहीं बचे थे। उसके बाद उसके बर्फीले चेहरे पर एक जटिल भाव दिखाई दिया जब उसने कहा, आप पिछले कुछ वर्षों में अक्सर ब्लू पोल स्टार पर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनयिन की बर्फीली आंखें थोड़ी डगमगा गईं। लेकिन उसके बाद उसने म्यू बिंगयुन की सीधी नजर से परहेज किया और ठंडे स्वर में कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ा रुकने के बाद म्यू जुआनयिन ने बोलना जारी रखा, अभी उसने जो कहा वह पूरा सच होना चाहिए। हालांकि यदि उसे वह उत्तर नहीं मिलता जो वह चाहता है, या यदि उसे शायद पता चलता है कि उसकी अपनी ताकत अपर्याप्त है, या यदि शायद अनंत स्वर्ग महासभा, जो सभी दिव्य गुरुओं की ताकत इकट्ठा करेगी, साबित होगी गहरे संकट से निपटने के लिए पर्याप्त हो, तो उसके पास इतना बड़ा जोखिम लेने और ईश्वर के दायरे में रहने का कोई कारण नहीं होगा। इसके बजाय वह आज्ञाकारी रूप से घर लौट आएगा। हालांकि अगर उसे पता चलता है कि स्वर्गीय वध सितारा भगवान अभी भी जीवित है और वह दुष्ट शिशु बन गई है जिससे पूरा भगवान नफरत करता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो वह क्या करेगा? म्यू जुआनयिन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, क्या वह अब भी वापस जाएगा? म्यू बिंगयुन, उनके व्यक्तित्व और उनके द्वारा साझा किए गए विशेष रिश्ते को देखते हुए, भले ही स्वर्गीय वध सितारा भगवान दुष्ट शिशु बन जाए, फिर भी वह उसे ढूंढने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है, और उसके बाद वह उसके पक्ष में खड़ा होगा। भले ही इसका मतलब ये हो कि वह संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र के विरुद्ध जाएगा। चाहे वह म्यू जुआनयिन हो या म्यू बिंगयुन, जब इस विशेष बिंदु की बात आई तो उन दोनों को किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं था। अगर वह समय वास्तव में आता है, तो कोई भी न्याय और धार्मिकता के नाम पर यू चे के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होगा, जो दुष्ट शिशु से जुड़ा होगा। जो लोग उससे नफरत करते हैं और जो लोग उसकी शक्ति का लालच करते हैं, उन्हें उस पर गुप्त रूप से हमला करने या किसी गुप्त साधन का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा यू चे के स्वभाव को देखते हुए, भले ही वह अच्छी तरह से जानता हो कि इसका परिणाम यही होगा, वह निश्चित रूप से संकोच नहीं करेगा या पीछे नहीं हटेगा। पिछले कुछ वर्षों में म्यू जुआनयिन को पहले ही पूरी तरह से समझ आ गया था कि यू चे किस तरह का व्यक्ति था। हालांकि ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह ऐसा था कि जो लोग उससे प्यार करते थे वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे, और जो लोग उससे नफरत करते थे उन्हें उसकी हड्डियां तोड़ने और उसकी राख बिखेरने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। उसने आगे कहा, अगर मैं दुष्ट शिशु होती तो मैं निश्चित रूप से नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैं जीवित हूँ। मैं समझता हूँ आपने अभी जो कुछ कहा, मैं उसे समझता हूँ, म्यू बिंगयुन ने हल्की आह के साथ कहा। लेकिन बड़ी बहन, यदि आप युन चे होते और वह दुष्ट शिशु होता,
तो क्या आप चाहेंगे कि उसे हमेशा के लिए उन यादों के हवाले कर दिया जाए जो कभी नहीं हो सकती फिर से वास्तविकता बने? या क्या आप महसूस करेंगे कि भले ही आपको बाकी ब्रह्मांड का विरोध करना पड़े, फिर भी आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। म्यू बिंगयुन ने अपने बाकी शब्द अनकहे छोड़ दिए, जबकि म्यू जुआनिन केवल कुछ शब्द खोकर वहीं खड़ी रही। उसकी आभा थोड़ी अव्यवस्थित थी। जब उसने म्यू जुआनिन की प्रोफाइल पर गहराई से नजर डाली, तो म्यू बिंगयुन की नजर उस अवरोध पर पड़ी जो यूचे को दूर कर रही थी। फिर वह अपने दिल में जटिल भावनाओं के साथ चुपचाप पवित्र हॉल से बाहर चली गई। सेक्रेड हॉल के बाहर उड़ती बर्फ हवा में बेतहाशा और अस्त व्यस्त तरीके से नाच रही थी। म्यू बिंगयुन बर्फ से गुजर रही थी, उसके कदम धीमे और नापतौल के थे। जब वह लगभग 10 कदम दूर थी तभी उसे अंततः एहसास हुआ कि म्यू फिक्स्यू वहां खड़ी थी। पैलेस मास्टर बिंगयुन, म्यू फिक्स्यू ने उत्सुकता से कहा। फिक्स्यू, म्यू बिंगयुन ने पलटकर धीरे से कहा, आपको निश्चित रूप से इस तथ्य के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए कि यूचे अभी भी जीवित है। हाँ, म्यू फिक्स्यू ने हल्के से अपने होठों को काटते हुए कहा और खुद को वह कहने से रोक लिया जो वह कहना चाहती थी। आप पूछना चाहते हैं कि यूचे इस समय कैसा है, सही है? म्यू बिंगयुन ने पूछा। वह म्यू फिक्स्यू की कुछ हद तक टालमटोल भरी निगाहों को महसूस कर सकती थी और उसने अपने दिल में धीरे से आह भरी। यूचे वास्तव में एक विपत्तिपूर्ण सितारा था। म्यू फिक्स्यू ने नर्म आवाज में बोलने से पहले अपना नाजुक सिर नीचे कर लिया। अभी मास्टर वास्तव में गुस्से में लग रहे थे। देखें कि आपके ब्राउजिंग इतिहास डिस्कवरी फीड के आधार पर हमारे पास कौन सी व्यक्तिकृत सामग्री है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जब उसने म्यू जुआनिन का अनुसरण किया था, उसने उसे कभी भी इतना क्रोधित नहीं देखा था। यूचे के साथ वह हमेशा ऐसी ही रही है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, म्यू बिंगयुन ने उस पर नजर डालते हुए कहा। अभी वह आपके स्वामी द्वारा कैद किया जा रहा है। फिलहाल आप उसे नहीं देख पाएंगे और आपको जाकर अपने मालिक को परेशान भी नहीं करना चाहिए। भले ही यूचे वह व्यक्ति था जिसे 24 घंटों के लिए कैद में रखा गया था, म्यू बिंगयुन अच्छी तरह से जानता था कि जिसके विचार वास्तव में अव्यवस्थित थे और जिसे वास्तव में सोचने और चीजों को सुझाने के लिए समय की आवश्यकता थी, वही यूचे नहीं था। ये स्वयं म्यू जुआनिन थी। हाँ, ये शिष्य समझता है। तब ये शिष्य यहाँ खड़ा होकर निगरानी करेगा, और जब तक मास्टर मुझे ऐसा करने का आदेश नहीं देते, मैं निश्चित रूप से उसके पास नहीं जाऊंगा, म्यू फिक्स्यू ने कहा। एमेन, म्यू बिंगयुन ने म्यू फिक्स्यू के पास से गुजरते हुए सिर हिलाकर जवाब दिया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गई और धीरे से बोलने से पहले अपना सिर थोड़ा घुमाया। फिक्स्यू संप्रदाय ने कभी भी यह आदेश नहीं दिया कि आइस फीनिक्स महिलाओं को किसी भी तरह की भावनाएं रखने से मना किया गया है। आइस फीनिक्स महिलाओं की इतनी सारी पीढ़ियां, जो सीधे तौर पर आइस फीनिक्स की वंशज थी, एकाकी जीवन जीने लगी। इसका कारण यह नहीं था कि उन्हें संबंध बनाने से मना किया गया था, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि वे ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। आपको अपने आप को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करना है। म्यू फिक्स्यू ने अपना सिर उठाया। म्यू बिंगयुन की बातें सुनने के बाद वह पूरी तरह से सदमे में रह गई। आइस फीनिक्स महिलाओं के लिए हमारी वंशावली और हमारी गहन कला के कारण किसी भी भावना को महसूस करना बेहद कठिन है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के हृदय की तारें किसी व्यक्ति द्वारा खींची गई हैं, तो यह कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिससे व्यक्ति को आनंदित होना चाहिए। इस दुनिया में चाहे वह पद हो या शक्ति, व्यक्ति को इसे अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपकी भावनाओं के साथ भी ऐसा ही है। वास्तव में आपके लिए किसी भी अन्य चीज की तुलना में अपनी भावनाओं के लिए लड़ना अधिक सार्थक हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जो आपको निश्चित रूप से अपने गुरु से नहीं सीखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू फिक्स्यू पूरी तरह से स्तब्ध होकर वहां खड़ी थी। म्यू बिंगयुन द्वारा अभी अभी कहे गए हर एक शब्द से उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह सपना देख रही हो। ये बात सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं थी।
उन शब्दों को कहने के बाद यहाँ तक कि मू बिंगयुन खुद भी काफी देर तक अचंभित होकर खड़ी रही। ऐसा लग रहा था मानो उसे इस बात पर विश्वास करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उन शब्दों ने वास्तव में उसके मुंह से ही निकला। उसे इस बात पर भी कम यकीन था कि उसने अचानक ऐसी बात क्यों कही। और क्या ये पहली बार में म्यू फिक्स्यू के सुनने के लिए भी थी। मून गॉड क्षेत्र, मून गॉड सेक्रेड हॉल। जिया क्विंगयू एक दर्पण के सामने खड़ी थी, उसकी खूबसूरत आंखें बंद थीं। उसके बगल में सफेद दांतों और चमकीली आंखों वाली दो प्यारी युवा लड़कियां उसे कपड़े बदलने में मदद कर रही थीं। ये युवा लड़कियां परम सुंदरियां थीं और उनका स्वरूप आकाश में चमकते चंद्रमा के समान महान था। हालांकि क्योंकि वे जिया क्विंगयू के इतने करीब खड़े थे, यहाँ तक कि उनकी अपनी उज्ज्वल सुंदरता भी पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी। वह चंद्र देव सम्राटों के इतिहास में पहली महिला देव सम्राट थी। मून गॉड एम्परर की पोशाक बेहद जटिल थी और दोनों लड़कियों ने इस पर काफी देर तक हंगामा किया, इससे पहले कि वे अंततः बाहरी कपड़ों को सावधानीपूर्वक हटाने में सक्षम हुई, जिससे उनके शरीर पर हल्के बैंगनी रंग के अंडरगारमेंट्स का एक सेट दिखाई देने लगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उन चंद्र वस्त्रों के नीचे दिव्य पिंड की आकृतियां आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और सुरुचिपूर्ण थीं। उसके बिल्कुल गोल कंधे ऐसे दिखते थे मानो वे बारीक जैत से बने हो, मानो उन्हें स्वयं स्वर्ग ने तराशा हो। उसकी खुली त्वचा बर्फीली चमक से चमक रही थी। शायद यह उसके फिगर को छिपाने के लिए था, लेकिन उसके अंडरगारमेंट्स असाधारण रूप से कसकर बंधे थे, इतने कसकर कि उसकी रेशमी छाती अपनी पूरी सुंदरता के साथ फूल गई थी। जो लड़कियां उसकी ओर देख रही थी, उनकी निगाहें अनायास ही चमक उठी और उनकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने जिया क्विंगयू के जैद शरीर को देखा था, लेकिन हर बार जब वे ऐसा करते थे तो उनकी आंखें मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। भले ही वे महिलाएं भी थीं, और वे बुखार से कल्पना करते थे कि कौन सा आदमी इतना भाग्यशाली होगा कि वह ऐसे शरीर का आनंद ले सके। इसी समय एक व्यक्ति तेज कदमों से उसकी ओर दौड़ा, उसकी सांसें असमान थीं। तेजी से चांदी के वस्त्र पहने एक युवा लड़की उनके पीछे दिखाई दी। वह घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मास्टर जिन यू। जिया क्विंगयू ने धीमी आवाज में कहा, आपको इतनी जल्दी में देखना दुर्लभ है। क्या ऐसा हो सकता है कि क्रिम्सन क्रैक या इटर्नल हेवन जनरल असेंबली के साथ कुछ हुआ हो? मास्टर को रिपोर्ट करते हुए जिन यू ने जल्दी से कहा, हमें अभी एक खबर मिली है। युन चे अभी भी इस दुनिया में है। उसकी मृत्यु नहीं हुई और वह इस समय स्नो सॉन्ग दायरे में है। जिया क्विंगयू के अलावा लड़कियों ने एक साथ चौंका देने वाली चीखें निकाली। उसके बाद उन्होंने एक साथ एक छोटा कदम पीछे की ओर बढ़ाया, उनके नाजुक सिर झुक गए। उनमें दूसरी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंगयू की खूबसूरत आंखें खुल गईं और उसने कहा, मेरे लिए इसे दोबारा दोहराएं। यू चे इस समय स्नो सॉन्ग दायरे में है, और यह बहुत संभव है कि उस समय स्टार गॉड दायरे में उसकी मौत की खबर फर्जी थी। जिन यू ने झुके हुए सिर के साथ कहा। जिन यू, जो इन सभी वर्षों में जिया क्विंगयू के पक्ष में थे, किसी अन्य की तुलना में अधिक स्पष्ट थे कि जिया क्विंगयू के लिए यू चे नाम का क्या अर्थ था। मून गॉड सेक्रेड हॉल में सन्नाटा छा गया और बहुत लंबे समय तक ऐसा ही रहा। ये खबर कहां से आई? जिया क्विंगयू ने धीमी और मापी हुई आवाज में बात करते हुए पलटी। जिन यू ने उत्तर दिया, ये पवित्र ईस्ट क्षेत्र से था। ये खबर कब प्रसारित की गई? जिया क्विंगयू ने एक और प्रश्न पूछा। जिन यू को अभी यह खबर मिली है और मैं सबसे पहले संभव समय पर इसकी रिपोर्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। जिन यू की सांसें अभी भी अव्यवस्थित थीं और उसने बोलना जारी रखा, यू चे भी अभी स्नो सॉन्ग क्षेत्र में लौटा है, और उसे 12 घंटे से अधिक समय तक वहां नहीं रहना चाहिए था। जिया क्विंगयू की नाजुक भौहें बहुत धीरे से एक साथ बुनी हुई है। वह हमेशा से जानती थी कि यू चे भेष बदलने और छिपने में बहुत अच्छा था। यदि वह वास्तव में अभी भी जीवित था, तो उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसे फिर से सामने आने पर बेहद सावधान रहना चाहिए था।
तो जब वह वहां गया ही नहीं था तो उसे कैसे खोजा गया था 12 घंटे के लिए स्नोसॉन्ग क्षेत्र। इसके अलावा जिन लोगों ने पता लगाया था वे पवित्र ईव्स क्षेत्र थे। क्या इस खबर पर भरोसा किया जा सकता है? उसने पूछा। उसका स्वभाव शांत और ठंडा था। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो वह भूल गई हो कि उसने अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए हैं। उसके बर्फीले मांस और ज़ैड हड्डियों से सुंदरता और आकर्षण झलक रहा था जो एक राक्षस को लार टपकाने के लिए पर्याप्त था, जो उस राक्षस को आज्ञाकारिता में मजबूर करने के लिए पर्याप्त था। यू चे पहले ही मर चुका था। ये कुछ ऐसा था जिसकी पुष्टि अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र द्वारा की गई थी, इसलिए ये गलत नहीं हो सकता था। जिन यू ने सावधानी से कहा। जिन यू खुद इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करती। हालांकि एक और खबर है जिसकी हम पुष्टि कर सकते हैं। 2 घंटे पहले होली ईव्स रियलम का स्टार एंड हॉल अत्यधिक गति से होली ईव्स रियलम से बाहर निकला था और यह जिस दिशा में यात्रा कर रहा था उसे देखते हुए यह संभवतः स्नोसॉन्ग रियलम की ओर जा रहा था। स्टार डिस्ट्रॉयर वॉरशिप और स्टार एंड हॉल 2 सबसे प्रसिद्ध बड़े गहरे जहाज थे जो पवित्र ईव्स क्षेत्र से संबंधित थे। पहला पवित्र ईव्स क्षेत्र का प्रमुख गहन युद्धपोत था। उत्तरार्ध पवित्र ईव्स क्षेत्र में सबसे तेज गहन जहाज था और इसे राजा क्षेत्र के बाहर सबसे तेज गहरा जहाज भी कहा गया था। इसके अलावा इसका मालिक एक लुओ चांगशिंग था। जिया क्विंग्यू का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। उसकी आंखें चमक रही थी और वह खुद से बड़बड़ा रही थी। अगर स्टार एंड हॉल वास्तव में स्नोसॉन्ग दायरे की ओर जा रहा है तो ये खबर कि यू चे अभी भी जीवित है शायद सच हो सकती है। मास्टर 4 साल पहले लुओ चांगशिंग को प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के सम्मानित गॉड बैटल के दौरान यू चे के हाथों बुरी हार का सामना करना पड़ा था। उनकी प्रतिष्ठा को भी बहुत क्षति पहुंची और यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अपमान बन गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पता चलने पर कि यू चे अभी भी जीवित है वह अपनी नफरत प्रकट करने के लिए हमला कर रहा है? दाहिनी ओर वाली लड़की ने पूछा। नहीं, जिया क्विंग्यू ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। लुओ चांगशिंग ने अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 वर्षों का अनुभव किया और वह पहले से ही 7वें स्तर के दिव्य गुरु बन गए हैं। उनके नाम ने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये कहकर उनकी प्रशंसा की कि वह शायद भविष्य में एक देव सम्राट की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यदि वर्तमान लुओ चांगशिंग ने यू चे के खिलाफ कोई कदम उठाया तो इससे न केवल उसके पुराने घाव उजागर होंगे बल्कि इससे उसकी स्थिति भी गिर जाएगी जिससे हर कोई उसका तिरस्कार करेगा। जिया क्विंग्यू की आवाज एक पल के लिए रुकी और उसने धीरे से एक ही नाम का उच्चारण किया। ये लुओ गुक्सी है। चांद के वस्त्र पहने 3 युवा लड़कियों की आंखें एक ही समय में तेजी से घूम गईं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये सही था। यदि वर्तमान लुओ चांगशिंग यू चे के साथ लड़ाई शुरू करने जाता है तो यह वास्तव में उसकी अपनी चमकती प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा। हालांकि लुओ गुक्सी पूर्वी दिव्य क्षेत्र में कोई भी यह नहीं भूलेगा कि कॉन्फेड गॉड बैटल के दौरान उसने एक दिव्य गुरु के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद लुओ चांगशिंग की रक्षा के लिए यू चे के खिलाफ पागलपन से हमला किया था। युन चे द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। उसने अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र और पूर्वी दिव्य क्षेत्र की अनगिनत शक्तियों के सामने भी ऐसा किया था और उसने अपने प्रहार से मारने का भी इरादा किया था। लेकिन परिणाम ये हुआ कि युन चे के शरीर में रह गई स्वर्गीय कानून क्लेश बिजली से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीली सफेद बिजली के उस बोल्ट ने न केवल उसके शरीर को छेद दिया था बल्कि उसने अपने जीवन में जो प्रतिष्ठा बनाई थी उसे भी नष्ट कर दिया था, जिससे वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हंसी का पात्र बनकर रह गई थी। अगर उसे अचानक खबर मिलती कि यू चे अभी भी जीवित है तो यह निश्चित रूप से उसे उसके असाधारण अपमान की याद दिलाएगा। उसके बाद वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। जिसने भी इतने वर्षों पहले जो कुछ हुआ था उसे देखा होगा, उसे उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी भी अजीब नहीं लगेगी। जिन यू, जिया क्विंग्यू ने कहा जैसे ही वह आगे बढ़ी, कहीं मेरे साथ चलो। क्या ये स्नोसॉन्ग क्षेत्र है? जिन यू ने पूछा। नहीं, ये दूसरी जगह है।
जिया क्विंग्यू की आंखें ठंडे सितारों की तरह थी और उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। अगर हमें ये खबर मिली है तो उस व्यक्ति को भी यह खबर न मिली हो, इसका कोई कारण नहीं है। और वह यू चे को लुओ गुक्सी से भी अधिक तत्परता से ढूंढना चाहेगी। जिन यू उन शब्दों से कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उसके बाद उसका चेहरा उदास हो गया और उसने कहा, क्या मास्टर इसके बारे में बात कर सकते हैं? चल दर, जिया क्विंग्यू ने जिन यू की बाह पकड़ते हुए कहा। आह मालिक, आपके कपड़े। उनके पीछे की लड़कियों की चौंका देने वाली और तत्काल रोने की आवाज ने जिया क्विंग्यू को एक संक्षिप्त क्षण के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। उसके जैद हाथ की एक लहर के साथ उसके शरीर पर एक लंबा नीलम वस्त्र पहना हुआ था, जैसे उसके नाजुक सिर पर एक नीलम मुकुट दिखाई दे रहा था। लियान यू, जल्दी से अनंत स्वर क्षेत्र में एक ध्वनि प्रसारण भेजे और उन्हें सूचित करे कि यू चे स्नो सॉन्ग में है क्षेत्र। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने इतने वर्षों पहले यू चे की रक्षा न कर पाने के लिए हमेशा अपराध बोध महसूस किया है, इसलिए वह निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे। याओ यू, पवित्र हॉल को सील कर दो। हम किसी को भी यह नहीं बता सकते कि मैंने चंद्रमा देव क्षेत्र को छोड़ दिया है। हाँ, लियान यू और याओ यू ने उनके आदेशों को स्वीकार कर लिया, लेकिन जिया क्विंग्यू और जिन यू पहले ही चांदनी की अचानक चमक में गायब हो गए थे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1417 तीसरा स्वर्गीय गहन खजाना पूर्वी दिव्य क्षेत्र अंतरिक्ष। दो आकृतियां, एक सोना एक चांदी, उल्काओं की तरह तारों के पास से गुजरी, प्राकृतिक रूप से विलुप्त होने से पहले गहरी रोशनी का एक अस्वाभाविक रूप से लंबा निशान छोड़ गई। नहीं, वे उल्काओं की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इतनी तेजी से कि यह समझ से भी परे था एक दिव्य मार्ग के गहन अभ्यासी का। हालांकि जब वे उत्तर की ओर एक तरफा यात्रा कर रहे थे तो वे अचानक रुक गए। उनके सामने एक बैंगनी आकृति प्रकट हुई और एक साधारण अलगाव अवरोध उत्पन्न हुआ। उसकी शांत आवाज उनके कानों में घुसने से पहले अंतरिक्ष में ही घुस गई। लगता है तुम दोनों जल्दी में हो। आप कहां जा रहे होंगे? जब दोनों आकृतियां पूरी तरह से रुक गईं तो पूरा ब्रह्मांड अपने आप अंधकार में हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुनहरी आकृति बहुत चमकीली और चकाचौंध करने वाली थी। उसके पास अद्भुत पतला शरीर और शानदार सुनहरे बाल थे। उसने एक पूरी पोशाक पहनी हुई थी जो उसके दमघोंटू शरीर के आकार को खूबसूरती से निखार रही थी। जैसे ही उसने अपना रास्ता रोक रहे व्यक्ति को देखा, सुनहरे मुखौटे के पीछे उसके कोमल होंठ एक खतरनाक मुस्कान में बदल गए। जिया क्विंग्यू, ओह क्षमा करें, मेरा मतलब है चंद्रमा देव सम्राट। मुझे विश्वास है कि जब से हम पिछली बार मिले थे तब से आप ठीक हैं। जिया क्विंग्यू की आंखें गहरे तालाबों की जोड़ी की तरह लग रही थी और उसके बगल में उसका परिचारक जिन यू अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके ठीक सामने जो व्यक्ति खड़ा था, सुनहरे बाल, सुनहरी पोशाक, सुनहरा मुखौटा और एक मनमोहक भव्यता जो अंतरिक्ष में भी अप्राप्य थी, वह कियाने यंग ब्रह्मा सम्राट देवी थी। वह संपूर्ण पूर्वी दिव्य क्षेत्र की सबसे सुंदर, महानतम और डरावनी महिला थी। उसके पीछे एक और शख्स खड़ा था। वह टेढ़ी पीठ और झुका हुआ सिर वाला एक छोटा बूढ़ा आदमी था। उसने जो भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे वे असामान्य रूप से बड़े थे, जो उसके कमजोर दिखने वाले शरीर को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम थे। उसका चेहरा भी नजरों से छिपा दिया गया था। वह गूझू था। जिया क्विंग्यू, कियाने यंग और गूझू सभी एक ही समय में एक ही स्थान पर दिखाई दिए थे। कुछ समय के लिए आसपास के तारा मंडलों के प्रत्येक तारे ने घूमना बंद कर दिया था और ब्रह्मांड मृत के समान शांत महसूस कर रहा था। मैं वास्तव में ये कैसे जान सकता हूँ कि आप अभी भी जीवित हैं? जिया क्विंग्यू की आवाज से किसी भी भावना को अलग करना असंभव था। कियाना यंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। आप कई वर्षों से चंद्रमा देव क्षेत्र में छिपे हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने चंद्र देव क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। मुझे नहीं लगा कि तुम में अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत है और मेरे रास्ते में कम मत खड़े रहो। प्रार्थना करें, बताएं, आपके पास मेरे लिए क्या सुखद आश्चर्य हो सकता है। उसके ताने के कारण जिया क्विंग्यू की नजर और अधिक आक्रामक हो गई।
क्या आप स्नो सॉन्ग क्षेत्र में जाने की जल्दी में हैं? मेरा मानना है कि यूनचे ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको ब्रह्मा, स्वर्ग, देवी सब कुछ छोड़कर एकमात्र मध्य सितारा क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित कर सकती है। आपने समाचार सुना है? कियाना ये यंग र बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं दिखी, उसके खूबसूरत होंठ बेहद खतरनाक मुस्कान में बदल गए। तो फिर यह अफवाह सच होने की पूरी संभावना है। उसे जीवित रहने के लिए एक कठिन कॉकरोच होना चाहिए जिसे इटर्नल हेवन ने भी एक घातक स्थिति माना था। ये देखकर कि तुम यहाँ हो, तुम मुझे रोकने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? जिया क्विंग्यू ने उत्तर दिया, अनंत स्वर्ग महासभा जल्द ही शुरू होने वाली है। ये कुछ ऐसा है जो संपूर्ण पूर्वी दिव्य क्षेत्र के अस्तित्व से संबंधित है। क्या आप वाकई इस महत्वपूर्ण समय में परेशानी पैदा करना चाहते हैं? अनंत स्वर्ग महासभा? क्या मजाक! पूर्वी दिव्य क्षेत्र को भूल जाए, यहाँ तक कि देव क्षेत्र का अस्तित्व भी मेरे व्यवसाय जितना महत्वपूर्ण नहीं है। कियाना ये यंग एयर ने धीरे से अपना हाथ जिया क्विंग्यू की ओर बढ़ाया। अगर तुम मेरे रास्ते में खड़े होने की इतनी इच्छा रखती हो तो तुम कोशिश क्यों नहीं करती? सुनहरी आकृति अचानक प्रकाश की किरण में बदल गई और जिया क्विंग्यू की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, जिया क्विंग्यू ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो बस घूम गई और कियाना यंग र को अपने पास से खिसकने दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र ने खुद को थोड़ा धीमा कर लिया। तभी जिया क्विंग्यू की उदासीन आवाज पीछे से आई, आदिम, सील, जीवन और मृत्यु। 6 शब्दों के कारण कियाना यंग र पर पूर्ण विराम लग गया। यहाँ तक कि गुझू, वह बूढ़ा आदमी जो सूखे कुएं की तरह शांत दिख रहा था, ने आश्चर्य से थोड़ा ऊपर देखा था। कियाना ये यंग एयर आधी सिकुड़ी आंखों के साथ धीरे से घूमी। जिया क्विंग्यू पर उसकी नजर को केवल घातक बताया जा सकता है। आपने क्या कहा? जीवन और मृत्यु की मौलिक मुहर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्वर्गीय गहन खजाना है, एक शाश्वत कलाकृति जो किसी को भी शाश्वत जीवन प्रदान करने में सक्षम है। यदि कोई ऐसा खजाना है जिसकी इच्छा किसी को है, चाहे वह अतीत में हो या अब, तो वह यही होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी अमरता के लालच का विरोध नहीं कर सकता है, खासकर उनके लिए जो दुनिया के शीर्ष पर है। जिया क्विंग्यू ने शांत आंखों से कियाना यंग र की खतरनाक निगाहों को देखते हुए समझाया, कियाना, अगर मैं दुनिया को ये घोषणा करूं कि जीवन और मृत्यु की आदिम मुहर ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र में है, तो क्या आप अनुमान लगाना चाहेंगे ये खबर रातों रात कितने पागल पैदा कर देगी? तुम ये सोचते हो क्या? कियाना ये यंग र ने उस पर व्यंग्य किया, क्या कभी किसी ने अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र से अनंत स्वर्ग मोती चुराने की कोशिश की है? अनंत स्वर्ग मोती ने अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र को अपने स्वामी के रूप में चुना था। कोई भी इसे उनसे नहीं छीन सकता था। जिया क्विंग्यू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, लेकिन दूसरी ओर जीवन और मृत्यु की आदिम मुहर, इसने न केवल ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र को अपने स्वामी के रूप में नहीं चुना है, बल्कि इसने ऐसा लगता है कि आप में से कोई भी यह नहीं जानता कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। जिया क्विंग्यू ने गुझू की ओर देखा। इस आदमी को बहुत पहले मर जाना चाहिए था। वह अवश्य ही एक परीक्षण विषय होगा जिस पर आपने जीवन की मौलिक मुहर और मृत्यु की अमरता की शक्ति की खोज करते समय प्रयोग किया था, सही है? गुझू, सभी स्वर्गीय गहन खजानों में से जीवन और मृत्यु की एक मास्टरलेस प्राइमर्डियल सील पागलों की एक पूरी भीड़ बनाने की सबसे अधिक संभावना है, क्या आपको नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र ने धीरे धीरे अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह ठंडी जगह में धीरे धीरे मुस्कुराए। हे, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही जानती हो, जिया क्विंग्यू। नहीं, रुको, ये तुम नहीं हो सकते। कियाना यंग र की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि जवाब उसके दिमाग में आया, ये यूं हुआ था। इससे पहले कि जिया क्विंग्यू ने बेरुखी से जवाब दिया, नफरत की एक किरण जिया क्विंग्यू की आंखों से गुजरी। क्या तुमने सोचा था कि मेरे पालक पिता ये जानने के बाद कि तुम सच्चे हो, वास्तव में कुछ नहीं करोगे? मेरी माँ के पतन के पीछे दोषी
सिर्फ इसलिए कि उसने अनभिज्ञता जताई और कोई कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपकी पीठ पीछे काम नहीं कर रहा था। मेरे पास जितनी जानकारी है वह ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के लिए हानिकारक है। आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक हो सकती है। कियाना ये यंग एयर ने फिर भी जिया क्विंग्यू पर व्यंग्य किया, तुम्हें लगता है कि तुम और मून गॉड दायरे अकेले ही मुझे धमकाने के लिए काफी हैं। ये सच है कि चंद्रमा देव क्षेत्र में ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र से लड़ने की शक्ति नहीं है, लेकिन जिया क्विंग्यू ने जो भी शब्द कहा वह बर्फ से भरा हुआ था। अगर आप आज स्नो सॉन्ग दायरे में जाने की हिम्मत करते हैं तो मुझे आपकी ताकत का परीक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र ने अपनी सुस्पष्ट ठुड्डी उठाए और अचानक सुनहरे प्रकाश के प्रभामंडल में फूट पड़ी। मिस गुझू ने अचानक कर्कश आवाज में कहा, हमें वापस आने दो। आप एक महत्वहीन मध्य सितारा क्षेत्र की तुलना में बहुत मूल्यवान हैं। मुझे ये भी यकीन है कि चंद्र देव सम्राट आज जो कुछ भी हुआ है उसे तुरंत भूल जाएंगे। चिंता मत करो, मेरे पास कियाने को अपने हाथों से मारने से पहले चंद्रमा देवता क्षेत्र के साथ नष्ट होने का कोई इरादा नहीं है, जिया क्विंग्यू ने ठंडे स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुनहरी रोशनी और भयानक चुप्पी बहुत लंबे समय तक रही, लेकिन कियाने यंग र ने अंततः धीमे स्वर में कहने से पहले अपनी शक्ति कम कर दी, बहुत अच्छा। ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने इस पूरे समय में चंद्रमा देव क्षेत्र को कम आंका है। लेकिन उसके होंठ अचानक चिढ़ते हुए मुड़ गए। यू हुआ एक भाग्यशाली आदमी है। अगर उसे पता चलता कि आपने वह तुरुप का इक्का बर्बाद कर दिया है जो उसने अपने छोटे प्रेमी को पाने के लिए शायद बहुत अधिक खर्च कर दिया है, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था, तो शायद वह शांति से गुजर नहीं पाता। जिया क्विंग्यू, हम चलो चलें, अंकल गो। कियाना ये यंग र ने एक बार फिर उसके पास से गुजरने से पहले जिया क्विंग्यू को ठंडी नजरों से देखा। फिर उसके बाल अचानक लहराने लगे और उसने सीधे जिया क्विंग्यू के माथे की ओर एक सुनहरी किरण फेंकी। जिया क्विंग्यू ने दूसरे हाथ से विशाल पर्पल लाइट मून बैरियर उठाने से पहले एक हाथ से जिन यू को धीरे से धक्का दिया। इसने तुरंत सुनहरी रोशनी को अपनी पटरियों पर रोक दिया। टकराना। पर्पल लाइट मून बैरियर अचानक अनगिनत टुकड़ों में टूट गया और कियाने यंग र के ऊपर गिर गया। उसी समय जिया क्विंग्यू ने ZQ डिवाइन तलवार को सीधे कियाने यंग र के दिल के पीछे घोंप दिया। कियाना ये यंग र ने मुड़कर उसका सामना नहीं किया। उसने बस अपना हाथ पीछे की ओर उठाया और उंगली से इशारा किया। कियाना ये यंगर की उंगलियों ने ZQ डिवाइन तलवार को उसके ट्रैक में ही रोक दिया। एक जोर की गड़गड़ाहट के बाद सारी भस्म करने वाली बैंगनी रोशनी बिखर गई और ZQ डिवाइन तलवार ने जिया क्विंग्यू के हाथ में लौटने से पहले हवा में एक अजीब चाप खींचा। एक क्षण बाद हथियार पूरी तरह से गायब हो गया था। ये संक्षिप्त आदान प्रदान एक क्षण भी नहीं चला। ये लगभग ऐसा था जैसे इस शांत स्थान पर कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन एक चीज जो पहले से अलग थी, गुझू के कपड़े दर्जनों जगहों से कटे हुए थे। बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा ऊपर देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। कियाना ये यंग र धीरे से घूमी। जिया क्विंग्यू पर उसकी नजर पूरी तरह से बदल गई थी। द 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी वास्तव में इसकी प्रतिष्ठा के योग्य है। स्वर्ग तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, जिया क्विंग्यू। ये पहली बार था जब उसे किसी अन्य महिला के प्रति ईर्ष्या महसूस हुई थी। आमतौर पर कहें तो चंद्रमा भगवान की विरासत का उत्तराधिकारी केवल 3 वर्षों में अपनी दिव्य शक्ति के 20% से अधिक को जागृत नहीं कर सकता था। हालांकि उस पल में जिया क्विंग्यू ने जो शक्ति प्रकट की थी वह कियाने यंग र की उच्चतम अपेक्षा से कहीं अधिक थी। वह नहीं जानती थी कि जिया क्विंग्यू को यू हुआ के निधन के बाद उसकी ZQ दैवीय शक्ति विरासत में नहीं मिली थी। किसी तरह उसकी दिव्य शक्तियों को सीधे उसके शरीर में प्रत्यारोपित किया गया था। यह एक चमत्कार था जो केवल 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी के मालिक जिया क्विंग्यू के साथ ही हो सकता था। मुझे लगता है कि स्वर्ग मुझसे भी अधिक तुम्हारा पक्षधर है।
ये समझाने का कोई अन्य तरीका नहीं है कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति आज तक कैसे जीवित है। जिया क्विंग्यू ने बदले में कियाने यंग का उपहास किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक महिला हैं जो एक पुरुष के लिए जीती है। भले ही आप एक देव सम्राट बन गए हो, भले ही आपकी प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ में से एक हो, आप कभी भी एक निकम्मे से अधिक नहीं होंगे। अंत में कियाने यंग ने अपनी निगाहें हटा ली और दूर तक उड़ गई। इस बार वह स्नो सॉन्ग दायरे की ओर नहीं जा रही थी। गु झू अपने मालिक के पीछे पीछे चला। जैसे ही उसने अपने शत्रुओं की पीठ को देखा, जिया क्विंग्यू ने हल्की सी सांस छोड़ी क्योंकि उसकी आंखें धुंधली हो गईं। मास्टर जिन यू उसके पास गए और जल्दी से कहा, जीवन और मृत्यु की मौलिक मोहर सबसे महत्वपूर्ण तुरुप का पत्ता है जो आपको कियाने के खिलाफ लड़ना है। आपने ऐसा क्यों किया? अब जब उन्हें इसके बारे में पता चल गया है तो वे कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्या फिर हमें क्या करना चाहिए? जिया क्विंग्यू ने चुपचाप आह भरी, स्थिति अत्यावश्यक थी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कियाने थोड़ी देर के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द ड्रैगन गॉड दायरे में भाग जाएगा। लेकिन जो हो गया सो हो गया। जिया क्विंग्यू ने धुंधली आंखों से उत्तर की ओर देखा। वह हमेशा दूसरों को चिंतित करता रहता है। तो क्या आप अभी स्नो सॉन्ग दायरे में जाना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं है, जिया क्विंग्यू ने कहा। यह मेरे रहने की जगह नहीं है और कोई है जो हमारी ओर से उसकी रक्षा करेगा। आइए हम वापस लौटें। वह घूमी और अपना हाथ ऊपर उठाया, लेकिन अचानक वह ठिठक गई जैसे किसी चीज ने उसका ध्यान खींच लिया हो। काफी देर तक मौन रहने के बाद उसने कहा, आप पहले वापस जाए जिनग्यू। मुझे अभी कुछ याद आया जो मुझे करने की जरूरत है। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। उद्धरण चिन्ह ... समझ गया। जिन यू ने बुद्धिमानी से अधिक गहराई से नहीं पूछा और आज्ञाकारी रूप से उत्तर दिया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1418 अप्रत्याशित अतिथि स्नो सॉन्ग क्षेत्र आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल। मु जुवानिन ने कहा कि वह उसे 24 घंटे देगी और ठीक 24 घंटे बाद वादे के अनुसार वह बाधा गायब हो गई जिसने उसे बंद कर दिया था। जब युन चे ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि म्यू जुवानिन उसके ठीक सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वह 24 घंटे पहले से एक कदम भी नहीं चली हो। मास्टर, यू चे घुटनों के बल बैठने की स्थिति में आने लगा। मैं आपको स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील की यात्रा की अनुमति दे सकता हूँ। मैं वादा कर सकता हूँ कि मैं आपको निचले लोकों में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। म्यू जुवानइन के शब्दों ने यू चे को चौंका दिया। यू चे को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पिछले 24 घंटों में उसके आंतरिक विचार कितने अराजक और जटिल थे, लेकिन उसके रवैये में बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण निस्संदेह म्यू बिंगयुन था। हालांकि आपको मुझसे एक बात का वादा करना होगा। यू चे ने उसके सामने झुककर गंभीरता से कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बात सुनूंगा, मास्टर। हम्फ, जब यह आपके मुंह से निकलती है तो उस पंक्ति से कम भरोसेमंद कुछ भी नहीं है। म्यू जुवानइन ने ठंडी आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युन चे इसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता था। मत भूलो। म्यू जुवानइन का स्वर अचानक धीमा और भारी हो गया। यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ, कब, कौन या क्या, आपको अनुमति नहीं है अपनी अंधेरे गहन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके आखिरी 3 शब्द यू चे के कानों में गड़गड़ाहट की तरह थे। उसने अचानक ऊपर देखा और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। उसके पास मौजूद सभी शक्तियों और खजानों में से इविल गॉड प्रोफाउंड विंड्स और स्काई पॉइजन पल से भी अधिक डार्क गहन ऊर्जा एक ऐसा रहस्य था जिसे वह कभी भी जनता के सामने प्रकट नहीं कर सका। युन चे को ये बात काफी समय से पता थी। दरअसल इस बारे में जैस्मिन ने खुद भी उन्हें कई बार ऐसा ही रिमाइंडर दिया था। लेकिन म्यू जुवानइन ने कैसे? म्यू जुवानइन ने यू चे की हैरान अभिव्यक्ति को देखा और ठंडे स्वर में कहा, आश्चर्य है कि मुझे आपका रहस्य कैसे पता चला। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए।
यदि आपने स्वयं इसे उजागर नहीं किया होता तो आपकी अंधकार में गहन ऊर्जा के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। मदद करें लेकिन अपने आप को अचूक समझें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे अभी भी सदमे की स्थिति में थी। हालांकि उसके अंदर बहुत पहले से ही अंधेरी गहन ऊर्जा मौजूद थी, लेकिन वह गिन सकता था कि उसने वास्तव में इसका कितनी बार उपयोग किया था। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने इसका एकमात्र उपयोग तब किया था जब वह क्लाउड एंड क्लिफ के नीचे अंधेरे की दुनिया में सीलिंग बाधा को फिर से बंद कर रहे थे। ये हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि अगर मेरे अलावा किसी और को आपका रहस्य पता चला तो आपको किस तरह के परिणाम भुगतने होंगे? म्यू जुआनयन की आवाज ठंडी और ठंडी हो गई। उसके शब्द युनचे के दिल और आत्मा में हिमलिम की तरह चुभ रहे थे। ईश्वर के क्षेत्र में एक शैतान व्यक्ति एक विधर्मी है जिसे दुनिया ने ही अस्वीकार कर दिया है। जिस किसी के पास अंधकार में गहन ऊर्जा है उसे शैतान माना जाता है। यदि आपकी शक्ति दुनिया के सामने उजागर हो जाती है तो किसी को भी आपको मारने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ तक कि बिंग यून, वह व्यक्ति जो आपकी सबसे अधिक परवाह करता था, आपकी जान लेने में भी संकोच नहीं करेगा। जब तक आप उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भाग नहीं जाते, आपके पास कहीं भी घर नहीं होगा। आप अकेले भी नहीं होंगे जो इस रहस्य से पीड़ित होंगे। आपका परिवार, आपके लोग, आपका संप्रदाय, आप जिस स्टार क्षेत्र में हैं, हर कोई और जो कोई भी आपसे संबंधित है, वह आपके साथ पीड़ित होगा। जो कोई भी आपके करीब आने या आपकी रक्षा करने का साहस करेगा वह दुनिया का दुश्मन बन जाएगा। एक गलती को ठीक किया जा सकता है, एक पाप को साफ किया जा सकता है और एक अपराध का प्रायश्चित किया जा सकता है, लेकिन शैतान का ब्रांड कुछ ऐसा है जो अनंत काल तक आपका पीछा करता है। ये कुछ ऐसा है जिससे आप कभी वापस नहीं आ सकते। क्या आप मुझे समझते हैं? म्यू जुआनयन का प्रत्येक शब्द पिछले से अधिक भारी और ठंडा था। हालांकि युनचे को इस सब के बारे में काफी समय से पता था। कॉन्फेड गॉड बैटल के दौरान वेईहेन के पतन और हर किसी की प्रतिक्रिया ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे ईश्वर क्षेत्र में एक शैतान की स्थिति के बारे में जानने की जरूरत है। लेकिन म्यू जुआनयन के शब्द अभी भी प्रभावित कर रहे थे। उसके अंदर ठंडक महसूस हुई और उसे अत्यधिक पसीना आने लगा। वो सही थी। यदि म्यू जुआनयन वह नहीं होता जिसने उसके रहस्य का पता लगाया होता, तो क्या कोई और होता? वह खुद को, अपने सभी रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि ब्लू पोल स्टार को भी दफन कर देगा। मास्टर, यू चे ने ऊपर देखा और बहुत शांत स्वर में पूछा, क्या आप एक शैतान व्यक्ति से भी नफरत नहीं करते? ठंडी हवा का एक झोंका हॉल में दाखिल हुआ और म्यू जुआनयन के नीले बालों को थोड़ा ऊपर उठा दिया। उसकी बर्फीली आंखों में अचानक एक तरह का अंधेरा छा गया जिसे यू चे कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसने कहा, अब से तुम इस तथ्य को भूल जाओगे कि तुम एक शैतान व्यक्ति हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? युन चे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सीधे म्यू जुआनयन की आंखों में देखते हुए घोषणा की, ये शिष्य। युन चे शपथ लेता है कि वह कभी भी अंधेरे की गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं करेगा, चाहे वह कहीं भी, कब, कौन, क्या, या यहाँ तक कि मृत्यु में भी हो। अगर मैं अपना वादा तोड़ दूं, तो मैं। अच्छा, म्यू जुआनयन ने अपनी शपथ के उत्तरार्ध को संक्षेप में काट दिया। स्टार गॉड दायरे में वापस, ये तथ्य कि आपने मृत्यु में भी अंधेरे की गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, ये साबित करता है कि आप इसके परिणामों के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं आपकी इस शपथ पर क्षणिक रूप से विश्वास कर लूंगा। हालांकि मुझे आपकी शपथ का उत्तरार्ध सुनने की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है कि ये दुनिया की सबसे बेकार चीज है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये शिष्य आपके निर्देशों को याद रखने का वादा करता है। लिटिल डेमन महारानी फैंग जुइर और उनकी बाकी पत्नियां शायद अवाक रह जाएंगी अगर उन्हें ये देखने को मिले कि यू चे कितना आज्ञाकारी व्यवहार कर रहा था। क्या ये शिष्य अभी स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील की ओर जा सकता है? यू चे ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। अपने सबसे बड़े रहस्य के उजागर होने के बाद से वह चिंतित महसूस कर रहा था। आप कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, म्यू जुआनयन ने कहा।
स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील को कई वर्षों से सील कर दिया गया है और इसे फिर से खोलने में कुछ समय लगेगा। इस बीच तुम यहीं रहोगे और बाहर एक कदम भी नहीं उठाओगे। कुछ देर रुकने के बाद उसका स्वर नर्म हो गया। छोटा, एक और बात है जो मुझे आपको बतानी है, लेकिन फिर भी आज सही समय नहीं है। मैं इस बारे में आपसे कल बात करूंगा। म्यू जुवानिन निस्संदेह दुष्ट शिशु की बात कर रहे थे। हालांकि उसे युनचे को खबर ठीक से बताने के लिए समय चाहिए था। आज का पूर्वी दैवीय क्षेत्र उस पूर्वी दैवीय क्षेत्र से काफी हद तक अलग था जिसे युनचे जानते थे। इस बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण युनचे खुद था। भले ही उसे अभी कोई अंदाजा नहीं था। उसके पास सब कुछ सुनने के बाद युनचे की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था। हाँ मास्टर, युनचे ने सम्मानपूर्वक कहा। मैं इसे एक बार और कहूंगा, आपको मुझे दोबारा मास्टर कहने की अनुमति नहीं है। म्यू जुवानिन की आवाज एक बार फिर ठंडी हो गई। जिस दिन से आप स्टार गॉड दायरे में मर गए, आप अब मेरे शिष्य नहीं हैं। फिक्स्यू अभी मेरा एकमात्र शिष्य है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे उदास लग रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, इस शिष्य के हृदय में आप सदैव मेरे गुरु रहेंगे। हम्फ। म्यू जुवानिन अवज्ञा के अपने कई अपराधों को सूचीबद्ध करने ही वाली थी कि तभी उसकी आंखें अचानक एक अप्राकृतिक नीली चमक से चमक उठी। फिर उसकी आंखों में नीरव बर्फीलापन अचानक धुंध के तालाब में पिघल गया। म्यू जुवानिन ने पलटकर धीरे से फुसफुसाया, क्या तुम इतनी इच्छा रखते हो कि मैं तुम्हारा स्वामी बनूं, चियर? म्यू जुवानिन की पहले की आवाज ने युनचे को एक और डांट की तैयारी में तनावग्रस्त कर दिया था। लेकिन बाद में जो वास्तव में उसके कानों में गया वह एक नर्म, मखमली आवाज थी जो कुछ कबूल कर रही थी। उसने असमंजस की स्थिति में ऊपर देखा और उसे एक ऐसा चेहरा मिला जो आकर्षण से भरा हुआ था। दो होंठ जो फूलों की तरह सांस ले रहे थे, एक सुंदर अर्ध मुस्कान जो उसके दिल के तारों को खींच रही थी। उसकी आंखों में पहले की ठंडक पूरी तरह से गायब हो गई थी, कुछ इस तरह पिघल गई थी कि उसने युनचे को धुंध से ढके पानी की याद दिला दी। युनचे की आंखें तुरंत स्थिर हो गईं। आमतौर पर युनचे म्यू जुवानिन के प्रति इतनी श्रद्धा रखता था कि वह सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। पर अब उसका चेहरा अभी भी वही था, वही बर्फीले सफेद कपड़े थे और शरीर का आकार पहले जैसा ही था, लेकिन किसी कारण से वे अद्भुत मोड़ अचानक पहले की तुलना में 100 गुना अधिक आकर्षक और नाड़ी दौड़ने वाले लग रहे थे। उसके शरीर के हर हिस्से, उसकी त्वचा के हर इंच से राक्षसी प्रलोभन झलक रहा था, और यहाँ तक कि उसकी सामान्य रूप से जमी हुई आंखें भी अचानक किसी की आत्मा को चुराने में सक्षम हो गई थी। इससे उसका मुंह सूखने लगा और उसके दिल की धड़कन कुछ ही देर में तेज हो गई। तुरंत युनचे का ध्यान कम से कम कुछ सांसों के समय के लिए पूरी तरह से म्यू जुवानिन पर केंद्रित था। उसका रक्त संचार अचानक उसके नियंत्रण के विरुद्ध गर्म और तेज हो गया। हालांकि बिजली की तरह अपना सिर झुकाने से पहले एक तरकश ने उसे अपनी अचेतन स्थिति से बाहर कर दिया। अपने दिल के अंदर वह कराह उठा, वह फिर से उसमें बदल गई। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा स्वामी बनूं? एक बार फिर म्यू जुवानिन के शब्द युनचे के हिलते हुए दिल में मखमल की तरह उतर गए थे। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनकर ही उसका आधा शरीर पिघल रहा था। युनचे ने उसका सामना करने के लिए कभी सिर उठाकर नहीं देखा। उसने कुछ कठिनाई से कहा, गुरु हमेशा इस शिष्य का गुरु रहेगा। ओह, क्या मैं हूं? वह युनचे की ओर बढ़ी और करीब आ गई। हालांकि सामान्य ठंडी आभा के बजाय एक सुगंधित हवा युनचे के नाखूनों तक पहुंच गई। युनचे के ठीक सामने रुकने के बाद उसने अपने होठों को हल्का सा सिकोड़ लिया। फ्लेम गॉड दायरे में वापस, तुमने मुझ पर पूरा दिन और रात बिताए, मुझे अपनी खुशबू में पूरी तरह से भिगो दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कुछ ऐसा जो एक शिष्य अपने गुरु के साथ करेगा। क्या ऐसा था? %। उसकी धीमी मधुर आवाज ऐसी थी मानो एक सुंदर पत्नी उसके बगल में प्यारा नखरा दिखा रही हो। उसके शब्द युनचे के दिमाग में तब तक गूंजते रहे जब तक उसे चक्कर नहीं आ गया और वह खो नहीं गया।
फ्लेम गॉड दायरे में वापस, यू चे ने वही किया जो उसने किया क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। चूंकि म्यू जुआनिन ने स्नो सॉन्ग क्षेत्र में वापस ले जाने के बाद एक बार भी इसका उल्लेख नहीं किया था, यू चे ने बुद्धिमानी से इसका उल्लेख नहीं किया था उसकी उपस्थिति में एक शब्द। दोनों पार्टियां ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। यही कारण है कि उसने उससे यह अपेक्षा नहीं की थी कि वह अपनी मर्जी से यह बात उठाएगी, और जिस तरह से उसने ये कहा था वह इतना स्पष्ट था कि यू चे के लिए भी यह कुछ ज्यादा ही था। यू चे पर स्पष्ट प्रभाव देखने के बाद मू जुआनिन के चेहरे पर मुस्कान और अधिक आकर्षक हो गई। उसने धीरे से खुद को नीचे किया और अपना चेहरा उसके कान के ठीक बगल में ले गई। उसके फूल जैसे होंठ उसके गाल से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर बेदम हवा छोड़ रहे थे। क्या आप दिन रात अपनी पत्नियों के साथ बेशर्मी से मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं? पिछले कुछ वर्षों से निचले स्तर। तो जब तुम मेरे सामने हो तो तुम चूहे की तरह डरपोक क्यों हो? क्या मैं सचमुच तुम्हें इतना डराता हूँ? आपने फ्लेम गॉड क्षेत्र में जो साहस दिखाया था वह कहाँ चला गया? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे की आंखें पूरी तरह से सम्मोहित लग रही थी और मू जुआनिन जो कुछ भी कह रहा था उसे वह मुश्किल से ही पकड़ पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी छाती को ढकने वाला कपड़ा उसके साथ स्वाभाविक रूप से मुड़ा हुआ था, जिससे पूरी तरह से बर्फ की सफेद ग्लोब की अत्यधिक जोड़ी और एक उत्साह उत्प्रेरण वाली खट दिखाई दे रही थी। म्यू जुआनिन जो कर रहा था वह ठीक उसके कान के पास बोल रहा था, लेकिन यह अभी भी उन्हें तालाब पर लहर की तरह कांपने के लिए पर्याप्त गति थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसके रक्त का तापमान एक पल में आसमान छू गया और बुरे विचार उसके पूरे दिमाग में जंगली घास की तरह उग रहे थे। हालांकि वह महिलाओं के मामलों में इतना अनुभवी था कि वह सब कुछ के बावजूद अपनी इच्छा शक्ति और हाथों को मजबूती से बांधे रखने और नियंत्रित करने में कामयाब रहा। दुर्भाग्य से अपने मन को नियंत्रित करने के संघर्ष के कारण वह बिना जाने समझे अपना संतुलन खो बैठा। वह तुरंत ही मांस और गर्मी के एक नर्म पिंड में समा गया और उसकी चेतना तुरंत उसके सिर से उड़ गई। उसका शरीर ऐसे पिचक गया जैसे किसी ने सारी ऊर्जा खींच ली हो। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग में ही हो। म्यू जुआनिन अचंभित हो गई क्योंकि उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को खतरनाक आकर्षक दरारों की एक जोड़ी में सिकोड़ लिया। चियर, उसने युनचे को तुरंत दूर नहीं धकेला। इसके बजाय उसने हल्के से उसकी छाती पर अपनी उंगली दबाए और कहा, ऐसा लगता है जैसे मैंने आपके साहस को कम आंका है। बूम! अचानक एक तेज आवाज ने उसके कोमल स्वप्निल शब्दों को बम की तरह उड़ा दिया। इसके बाद एक महिला की धीमी, बर्फीली और नफरत से भरी आवाज आई, यहाँ बाहर आओ और मर जाओ, छोटे लड़के ऊंचे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन की हरकतें बंद हो गईं और उसकी आंखों में आकर्षक चमक तुरंत बर्फ से बने नरक से भी अधिक ठंडी और घातक चीज में बदल गई। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। अध्याय 1419 संघर्ष। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी हो। यू चे कांप उठा और उसने महसूस किया कि उसका सिर काफी साफ हो गया है। उसके चेहरे की हल्की गर्माहट धीरे धीरे दूर हो गई और चिढ़ाने वाली खुशबू पूरी तरह से ठंडी हो गई। मू जुआनिन ने धीरे से ऊपर देखा जहां वह खड़ी थी और दूर की ओर देखने लगी। उसकी आंखें अविश्वसनीय ठंडक से चमक रही थीं। इस बिंदु पर युनचे पूरी तरह से अपनी अचेतन अवस्था से बाहर आ चुका था और बहुत जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी का ध्यान न जाए। ये पहली बार था जब उसे म्यू जुआनिन की ओर से हत्या के इतने भयानक इरादे और ठंडेपन का एहसास हुआ। आकाश में आवाज बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन उसके पीछे की शक्ति डरावनी और भयानक थी। इससे भी बदतर, ये स्पष्ट रूप से युनचे कह रहा था। युनचे इससे स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। क्या हो रहा था? वह अभी अभी ईश्वर क्षेत्र में लौटा था और उसने यहाँ आने से पहले खुद को पूरी तरह से छुपाना सुनिश्चित कर लिया था। इसके अलावा म्यू फिक्स्यू और म्यू जुआनिन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो जानते थे कि वह अभी भी जीवित है।
शायद म्यू जुवानिन ने म्यू बिंग्युन को उसके बारे में बताया था, लेकिन उनमें से किसी के लिए भी उसे उजागर करना असंभव था। यहाँ पर क्या हो रहा था? और ये आवाज, इसका। छोटे बच्चे यूचे, मुझे पता है कि तुम अभी भी जीवित हो। बाहर आओ और अभी मर जाओ, नहीं तो मैं इस स्नो सॉन क्षेत्र को समतल कर दूंगा। एक नई गड़गड़ाहट दूर से आई, जिससे यूचे का खून कई सांसों तक मथता रहा, इससे पहले कि वह उसे दबा पाता। इससे पता चलता है कि आवाज का मालिक कितना डरावना था, भले ही वह पहले से ही एक दिव्य राजा था। दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय के अनगिनत युवा शिष्य चिल्लाहट के पीछे की भयानक गहन ऊर्जा से घायल हो गए थे। इसी समय यूचे की भौहें अचानक ऊपर उठ गईं। उसे अचानक याद आया कि उसने यह आवाज कहाँ सुनी थी। 4 साल पहले लुओ चांगशेन के खिलाफ ग्रैंड फाइनल के दौरान उसने यह आवाज पहले भी कई बार सुनी थी। ये लुओ चांगशेन की चाची और गुरु थी, पूर्वी दैवीय क्षेत्र की नंबर 1 गहन अभ्यासी, जब तक कि राजा क्षेत्रों की गणना न की जाए। लुओ गुक्सी कॉन्फ्रंट गॉड बैटल अंततः कनिष्ठों के बीच की लड़ाई थी। किसी भी वरिष्ठ को कभी भी युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी सर्वोच्च दिव्य गुरु को तो बिल्कुल भी नहीं। लुओ गुक्सी पवित्र ईस क्षेत्र की निवासी थी, लेकिन वह उनसे संबंधित नहीं थी। हालांकि उसकी ताकत पूर्वी दैवीय क्षेत्र के सभी ऊपरी क्षेत्र के राजाओं से आगे निकल गई, और किसी ने भी उसका क्रोध अर्जित करने की हिम्मत नहीं की। वह स्वाभाविक रूप से एकांतप्रिय थी और उसने कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को बिना उचित कारण के उकसाया नहीं। ईश्वर क्षेत्र में फेरी गुक्सी, लुओ गुक्सी और स्वॉर्ड सॉवरेन जून वूमिंग दोनों वर्तमान पूर्वी दिव्य क्षेत्र में किंवदंतियां थे। वे दोनों अकेले गहन कृषक थे जो किसी के शासन के अधीन किसी तारा क्षेत्र से संबंधित नहीं थे। हालांकि ये दुनिया का सर्वोच्च शासक था जिसने लुओ चांगशेन की रक्षा में सम्मानित ईश्वर युद्ध के दौरान एक दिव्य आत्मा क्षेत्र के कनिष्ठ को मारने की कोशिश की थी। इसके अलावा उसने इसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र, शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान पर किया था। आज भी उसकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी कि दिमाग चकरा जाए। उस दिन बहुत सारे देव सम्राट मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक भी उसे समय पर रोकने में कामयाब नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि लुओ गुक्सी जैसा कोई व्यक्ति इतना घटिया काम करेगा। शायद उसकी अकथनीय कार्रवाई के पीछे एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि लुओ चांगशेन उसका सबसे बड़ा गौरव और प्यार था। इसके अलावा उनका ये प्यार चरम स्तर तक विकसित हो चुका था। ऐसा कहा जा रहा है कि उसके अपराध से भी अधिक अविश्वसनीय बात ये तथ्य थी कि उसका हमला यूचे को नुकसान पहुंचाने में विफल रहा था। वास्तव में यूचे के आसपास स्वर्गीय कानून की बची हुई बिजली से उसे एक पल में गंभीर झटका लगा था। लुओ गुक्सी के लिए उसकी विफलता निस्संदेह एक अवर्णनीय अपमान थी। ऐसे बहुत से लोग थे जो यूचे के रहस्यों को जानने की होड़ में थे, जिनमें कियानये यंग भी शामिल था, लेकिन अगर दुनिया में कोई एक व्यक्ति था जो उससे बेहद नफरत करता था और उसे सबसे ज्यादा मारना चाहता था, तो वह निस्संदेह लुओ गुक्सी था। भले ही वह उच्चतम स्तर की गहन अभ्यासी थी, फिर भी उसे अपने हाथों से नष्ट करना पड़ा। इस तथ्य से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं था कि यूचे के जीवित होने की जानकारी मिलने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से स्नो सॉन क्षेत्र में दिखाई देगी। पूर्वी दैवीय क्षेत्र के इतिहास में कभी भी कोई ऐसा सर्वोच्च दिव्य गुरु नहीं हुआ था जिसे किसी कनिष्ठ दिव्य आत्मा द्वारा सार्वजनिक रूप से गंभीर झटका दिया गया हो। यूचे और लुओ गुक्सी, स्वाभाविक रूप से उसे जो अपमान सहना पड़ा वह भी उतना ही अद्वितीय था। लेकिन समस्या ये थी, यूचे ने धीरे से अपने दांत भींच लिए। अगर यह वास्तव में लुओ गुक्सी था, तो उसे कैसे पता चला कि वह अभी भी जीवित है? और उसे कैसे पता चला कि वह यही था? इसके अलावा होली ईव्स क्षेत्र और स्नो सॉन क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। भले ही कोई दिव्य गुरु उच्चतम गति से उड़ रहा हो, फिर भी उसे उस तक पहुंचने में अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगेगा। वह केवल एक दिन से कुछ अधिक समय के लिए स्नो सॉन क्षेत्र में लौटा था, इसलिए उसे लगभग शुरू से ही उसके स्थान के बारे में पता चल गया होगा। आखिर क्या हो रहा था?
मास्टर, उसने मू जुआनिन की ओर देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति इतनी ठंडी थी कि डरावनी थी। एक ठंडी हवा कमरे में दाखिल हुई और म्यू बिंगयून एक जरूरी रिपोर्ट लेकर अंदर आई। बहन, किसी ने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की है। वे आइस फीनिक्स क्षेत्र के ठीक बाहर हैं और ये लुओ गुक्सी है। मू जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? म्यू बिंगयून स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। लुओ गुक्सी एक महिला का नाम था, लेकिन ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र के नंबर 1 गहन अभ्यासकर्ता का नाम भी था। कम से कम यह एक डराने वाला नाम था। ये वास्तव में वह है। म्यू बिंगयून की आंखें पहले से कई गुना अधिक गंभीर हो गईं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने उसे पहले कभी देखा है, बहन। मुझे उसकी आवाज याद है, म्यू जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा। यू चे उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू बिंगयून की नजर थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन उसे कैसे पता चला कि यू चे अभी भी जीवित है? यू चे, फिक्स्यू के अलावा और कौन जानता है कि तुम अभी भी जीवित हो? युन चे ने अपना सिर हिलाया। मैंने ब्लू पोल स्टार से सीधे स्नो सॉन्ग क्षेत्र में लौटने के लिए आपके द्वारा दिए गए आयामी पत्थर का उपयोग किया। मैंने रास्ते में किसी अन्य स्थान पर पैर नहीं रखा है। पवित्र हॉल में वापस लौटने तक मैंने अपना भेष रूप, आवाज और आभा भी नहीं उतारी थी, इसलिए फिक्स्यू के अलावा किसी को भी ये पता नहीं चल सकता था कि यह मैं हूँ। जब युन चे म्यू बिंगयून को जवाब दे रहा था तो उसने अपनी यादें अपने दिमाग में दोहराई। अचानक उसकी पुतलियां झटके से जोर जोर से हिलने लगी। यह नहीं हो सकता, नहीं, असंभव, बिल्कुल असंभव। यू चे का झटका इतना जबरदस्त था कि उसकी आभा भी थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। म्यू जुआनिन ने उस पर एक नजर डाली लेकिन कुछ नहीं कहा। म्यू बिंगयून ने भौहें चढ़ाते हुए कभी भी अपनी गलती पर ध्यान नहीं दिया। महान बुजुर्ग हमारी ओर से बातचीत करने के लिए आगे बढ़े हैं। बड़ी बहन, मेरा मानना है कि आपको जितनी जल्दी हो सके यू चे को एक बैरियर के अंदर छुपा देना चाहिए। हम लुओ गुक्सी को उसका पता लगाने की अनुमति नहीं दे सकते। यू चे की मृत्यु की पुष्टि स्वयं शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र द्वारा की गई थी, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे लुओ गुक्सी यह सुनिश्चित कर सके कि वह अभी भी जीवित है, भले ही उसे इसकी खबर कहां और किससे मिली हो। उसे मनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन म्यू जुआनिन ने कहा, नहीं। लुओ गुक्सी चेयर से गहरी नफरत कर सकती है, लेकिन उसके कद का कोई व्यक्ति स्नो सॉन्ग क्षेत्र में तब तक नहीं आएगा जब तक कि वह पूरी तरह से आश्वस्त न हो। मू बिंगयून की आंखें उसके उत्तर पर टिक गईं। बहुत अच्छा। मू जुआनिन ने अपनी आवाज धीमी कर ली, ये सोचकर कि वह खुद को हमारे दरवाजे पर पहुंचा देगी। पुराने और नए दोनों ऋणों को एक साथ निपटाने का यह एक अच्छा अवसर है। बहुत अच्छा। यू चे, पुराना कर्ज। क्या पैलेस मास्टर बिंगयून ने अभी यह नहीं कहा कि वह अपने जीवन में लुओ गुक्सी से कभी नहीं मिली थी? म्यू जुआनिन के बयान ने म्यू बिंगयून को बहुत झकझोर दिया। उसने तुरंत अपनी बहन के कपड़े पकड़ लिए और कहा, तुम क्या करने की योजना बना रही हो, बहन? वह लुओ गुक्सी है। चिंता मत करो, मू जुआनिन ने उदासीनता से उत्तर दिया। मैं उससे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। चियर, तुम मेरे साथ आओगे? एक बार फिर उसके आदेश ने म्यू बिंगयून और यू चे दोनों को बहुत झटका दिया था। म्यू बिंगयून की पकड़ म्यू जुआनिन के हाथ पर अचानक मजबूत हो गई। तुमने क्या कहा, बहन? हम्फ, अगर वह पहले ही बेनकाब हो चुका है तो छिपने का क्या मतलब है? मू जुआनिन ने कहा। इसके अलावा, क्या आपको लगता है कि दुष्ट शिशु के बारे में सुनने के बाद उसे छिपाए रखने का कोई मतलब है? इस बार म्यू बिंगयून ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उसने मू जुआनिन की हथेली को छोड़ दिया। यू चे अभी भी उलझन में था। दुष्ट शिशु? क्या दुष्ट शिशु? दूसरी ओर म्यू हुआनजी महल के मालिकों और बुजुर्गों के एक समूह को सीधे आवाज के स्रोत की ओर ले जा रहा था। जैसे ही वे आइस फीनिक्स दायरे से बाहर निकले, तुरंत उनकी मुलाकात एक महिला की गौरवान्वित छवि से हुई। ये लुओ गुक्सी था। स्नो सॉन्ग दायरे को भूल जाए, वह ऐसी व्यक्ति थी जिसे ऊपरी सितारा क्षेत्र भी अपमानित नहीं कर सकते थे। म्यू हुआनजी ने सामान्य रूप से पूछने से पहले खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। तुम्हें यहाँ देखकर कितना आश्चर्य हुआ, फेरी गुक्सी?
इतने महत्वपूर्ण अतिथि का समय पर स्वागत न करना हमारी भूल है। क्या मुझे अनुमति है? मुझे वह दिखावटी बकवास देना बंद करो। लुओ गुक्सी की आंखें बर्फीली थीं और उसके शब्द जानलेवा थे। स्वाभाविक रूप से युन चे उसकी हत्या के इरादे का लक्ष्य था, क्योंकि वह वही था जिसने उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान दिया था। भले ही तकनीकी रूप से उसने ये सब अपने ऊपर लिया था। युन चे को तुरंत मेरे हवाले कर दो, उसने ठंडे स्वर में कहा। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, म्यू हुआनजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। फेरी गुक्सी, ये सच है कि यू चे हमारे संप्रदाय का शिष्य है, लेकिन उसे दुष्ट शिशु आपदा में मारे हुए भी 3 साल हो गए हैं। इसे सार्वजनिक समाचार माना जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप हाल ही में एकांत में साधना कर रहे हो? म्यू हुआनजी को गंभीरता से नहीं पता था कि यू चे इस समय डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में था। उनका भ्रम बिल्कुल वास्तविक था। लुओ गुक्सी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और हवा और बर्फ दोनों को अपने रास्ते पर रोक दिया। पूरे आकाश में एक खतरनाक आभा व्याप्त होने लगी। आपका यह मानना सही है कि आप ये जानने के लिए योग्य नहीं हैं, और आप निश्चित रूप से मुझसे बात करने के लिए भी योग्य नहीं हैं। अपने पंथ गुरु को बुलाओ और मुझसे बात करवाओ अभी। म्यू हुआनजी की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने सावधानी से कहा, यू चे की मौत बिल्कुल सच है। वस्तुतः पूर्वी दिव्य क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इसकी पुष्टि कर सकता है। तुमने अवश्य ही कहीं ना कहीं गलती की होगी, फेरी गुक्सी। क्यों नहीं? शोर मचाने वाला साथी। लेकिन इससे पहले कि म्यू हुआनजी अपना वाक्य पूरा कर पाता, लुओ गुक्सी ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी हथेली उसकी ओर घुमा दी। लुओ गुक्सी के आंदोलन ने उपस्थित सभी आइस फीनिक्स निवासियों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने तुरंत कहा, महान बुजुर्ग, सावधान। लुओ गुक्सी सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से म्यू हुआनजी ने 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजरें उस पर से हटने नहीं दी। दूसरी लुओ गुक्सी ने अपनी हथेली ऊपर उठाई थी। वाह! एक तेज झोंका उसके ठीक सामने से गुजरा, जिससे म्यू हुआनजी का आधा हिस्सा ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। तुम्हारी मेरे हमले से बचने की हिम्मत कैसे हुई? म्यू हुआनजी की प्रतिक्रिया पर लुओ गुक्सी का चेहरा काला पड़ गया। वरिष्ठता के लिहाज से लुओ गुक्सी वास्तव में म्यू हुआनजी से नीचे थी, लेकिन इसने उसे यह महसूस करने से नहीं रोका कि म्यू हुआनजी ने उसका अपमान किया था। क्रोधित होकर उसने फिर से म्यू हुआनजी पर हमला किया। उसकी हथेली का प्रहार अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया और सीधे म्यू हुआनजी की छाती पर अंकित हो गया। हमला इतना तेज था कि म्यू हुआनजी किसी भी तरह से इससे बच नहीं सकता था, भले ही वह वास्तव में उससे 10 गुना तेज था। उसका शरीर मुड़ा हुआ था, उसका शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। म्यू हुआनजी खून के लंबे निशान को पीछे छोड़ते हुए टूटे हुए पत्ते की तरह पीछे की ओर उड़ गया। म्यू हुआनजी स्नो सॉन्ग क्षेत्र के केवल 2 दिव्य संप्रभुओं में से एक था। एक दिव्य संप्रभु एक शक्तिशाली प्राणी था जिससे अनगिनत लोग डरते थे और उसका सम्मान करते थे, लेकिन इस बार उसका सामना एक सच्चे दिव्य गुरु से था। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत के सामने वह कुछ भी नहीं था। महान बुजुर्ग। आइस फीनिक्स का हर बुजुर्ग और महल का मालिक सदमे से पीला पड़ गया। हालांकि एक नीली आकृति अचानक कहीं से प्रकट हुई। उसने अपनी हथेली बढ़ाई और धीरे से म्यू हुआनजी की ओर अपना हाथ घुमाया। दैवीय संप्रभु तुरंत धीमा होने लगा, क्योंकि उसके आसपास की हिंसक ऊर्जा परत दर परत दूर होती गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। म्यू हुआनजी का चेहरा सफेद हो गया था, क्योंकि वह पूरी तरह हिल गया था। अभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत के दरवाजे से गुजरने वाला है। यदि जिस शक्ति ने उसे पीड़ित किया था उसे समय पर नहीं हटाया गया होता, तो उसकी चोटें निश्चित रूप से कम 10 गुना अधिक बदतर होती। संप्रदाय मास्टर। वह हवा में ही घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन अपनी चोटों के कारण कांपना बंद नहीं कर सका। जाओ अपने घावों का इलाज करो, मू जुआनेन ने अपनी पीठ म्यू हुआनजी की ओर करते हुए निर्देश दिया। उसकी बर्फीली आंखें पूरी तरह से लुओ गुक्सी पर केंद्रित थी। आप में से बाकी लोगों का भी यहाँ कोई काम नहीं है।
पीछे हटो और दूर रहो। हाँ, संप्रदाय गुरु म्यू हुआनजी ने अपनी छाती पकड़ ली और जमीन पर गिर पड़ा, फिर भी उसकी वृद्धा आंखें चिंता और भय से भरी थी। बुजुर्गों और महल के स्वामियों ने म्यू जुआनिन के आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे सभी समान रूप से भय और चिंता से ग्रस्त थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका अपराधी कोई और नहीं बल्कि लुओ गुक्सी खुद था। आप स्नो सॉन्ग दायरे के राजा म्यू जुआनिन हैं। लुओ गुक्सी ने म्यू जुआनिन पर एक उदासीन नजर डाली, इससे पहले कि उसके होंठ आधी मुस्कुराहट में बदल गए। मैं देख सकता हूँ कि तुम एक अच्छे शरीर के साथ पैदा हुए थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इतने सारे साम्राज्य के राजाओं के लिए अविस्मरणीय हैं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1420 देवी मेइन ये बताना असंभव था कि क्या लुओ गुक्सी का इरादा मू जुआनिन का उपहास करना था या अपनी ईर्ष्या व्यक्त करना था। इसके बावजूद मू जुआनिन उसके ताने में बिल्कुल भी नहीं फंसी। लुओ गुक्सी, तुमने आइस फीनिक्स क्षेत्र की शांति को भंग कर दिया है और मेरे बुजुर्गों और मेरे शिष्यों दोनों को घायल कर दिया है। क्या यह एक उकसावे की बात है जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ? उकसाना। लुओ गुक्सी ने उपहास किया, आपको लगता है कि यह छोटा सा स्नो सॉन्ग क्षेत्र मेरे उकसावे के लायक है? मू जुआनिन, लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक ऋण के लिए एक ऋणी होता है और यह मेरे अधीन है। लुओ गुक्सी, कमजोरों को धमकाने और निर्दोषों को घायल करने के लिए युन चे एकमात्र व्यक्ति है जिसे आज मरना होगा। लुओ गुक्सी ने धीरे से अपनी बाहें फैलाई और अदृश्य ताकत से मू जुआनिन पर दबाव डाला। युन चे को मेरे हवाले कर दो और तुम सभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने पहले ही आपके संप्रदाय में सीधे प्रवेश न करके और अपने पुरस्कार का दावा न करके आपको सम्मान दिया है। मुझे तुम्हारे साथ कुछ अप्रिय करने के लिए मजबूर मत करो। मुझे यकीन है कि आप डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय को काफी हद तक अपमानित कर रहे हैं। लुओ गुक्सी द्वारा जारी किए जा रहे दबाव की बढ़ती मात्रा के बावजूद म्यू जुआनिन पूरी तरह से अप्रभावित रहा। उसने चौंका देने वाली ठंडी आवाज में कहा, वह स्नो सॉन्ग दायरे में है और आप उसे अपनी इच्छानुसार देखने के लिए स्वतंत्र हैं। ओह, लुओ गुक्सी थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे। ऐसा लगता है कि आप एक अप्रशंसक व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन युन चे को दिखाने से पहले मेरे पास आपसे एक प्रश्न है। म्यू जुआनिन की अभिव्यक्ति पूरी तरह से खाली रही। वह कौन था जिसने आपको बताया था कि वह यहाँ था? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हे, लुओ गुक्सी ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी ने उसे अभी अभी एक चुटकुला सुनाया हो। जैसा कि आप अभी हैं, आपको मुझसे ये पूछने का अधिकार नहीं है। आपकी 10 सांसें हैं। यदि 10 सांसों में तुम यूचे को मेरे हवाले करने में असमर्थ हो, तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत दो। उनकी आखिरी पंक्ति स्पष्ट रूप से डराने धमकाने के इरादे से कही गई थी, लेकिन लुओ गुक्सी को आश्चर्य हुआ। स्नो सॉन्ग रियलम किंग उसकी खुली धमकी के बावजूद पूरी तरह से शांत रहा। वास्तव में उसकी आंखें डर या घबराहट से भी नहीं कांप रही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। ये लगभग वैसा ही था मानो उन आंखों के पीछे किसी ठंडी और आत्मा को चुभने वाली चीज की झलक हो। ही। तभी अचानक एक लड़की की सुरीली हंसी सबके कानों में दौड़ गई। उस व्यक्ति की आभा और व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी आवाज उनके कानों के पास गूंजना बंद नहीं कर रही थी, जैसे कि यह किसी प्रकार के अजीब जादू से भरा हुआ था। पिताजी, ये यहाँ स्नो सॉन्ग क्षेत्र है। ये बहुत सुंदर जगह है और हर जगह बर्फ है। हे, इस बार यह एक पुरुष की आवाज थी जो उनके कानों में प्रवेश कर गई। हालांकि यह पहली आवाज की तुलना में बहुत अधिक सौम्य और अधिक ठोस थी, लेकिन इसमें पहली आवाज की अजीब लगातार गुणवत्ता का भी अभाव था। अनंत बर्फ से अधिक सुंदर क्या हो सकता है? इसके बारे में बोलते हुए, ये पहली बार है जब मैं यहाँ आया हूँ, है ना? बोलने वाला व्यक्ति बोलने के बाद लुओ गुक्सी और म्यू जुआनिन की आध्यात्मिक धारणाओं में प्रवेश कर गया। म्यू जुआनिन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली और लुओ गुक्सी अपनी आंखों में एक अजीब चमक के साथ अचानक घूम गई। जल्द ही 2 नवागंतुकों ने उनकी दृष्टि में प्रवेश किया। वह आदमी लंबा था और उसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे।
उनका चेहरा देखने में असाधारण रूप से सहज था, लेकिन वास्तव में इसमें एक विस्मयकारी गरिमा छिपी थी, जिसके कारण लोग उन पर दूसरी नजर डालने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कोई भी उसे किसी भी चीज के लिए भूल नहीं सकता, सिवाय इसके कि वह किसी भी दुनिया में किसी को दिखाई दे। लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए, उसकी विस्मयकारी उपस्थिति उसके बगल वाली लड़की द्वारा पूरी तरह से धूमिल हो गई थी। वह काले रंग की पोशाक पहने एक लड़की थी जो ऐसी लग रही थी जैसे वह अपने शुरुआती 20वें या किशोरावस्था के आसपास की हो। वह मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदर थी। उसके गहरे काले बाल थे जो सफेद बर्फ में रात की तरह खड़े थे, और जीवंत गहरी काली आंखों की एक जोड़ी थी जो लोगों को एक अथाह खाई की याद दिलाती थी। उसकी विशेषताएं और पोशाक केवल उसकी पीली गोरी त्वचा को निखारने का काम करती थी। जब लड़की अनंत बर्फ और उसके साथ मौजूद लोगों को देख रही थी, तो उसके नाजुक होंठ हल्की सी मुस्कुराहट में बदल गए। विरोधाभासी रूप से उसकी मुस्कान एक ही समय में मासूम और मंत्रमुग्ध करने वाली दोनों थी। इससे भी बेहतर, ये विरोधाभासी गुण किसी तरह उसके व्यक्तित्व में सामंजस्य के साथ मौजूद थे। हे, लंबा आदमी मंद मंद मुस्कुराया। ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र से आपके विनम्र सेवक शुई क्यानहेंग ने खुद को आमंत्रित किया है स्नो सॉन्ग दायरे में। कृपया मेरे अघोषित आगमन के लिए मुझे क्षमा करें। नीले रंग का वह आदमी कोई और नहीं बल्कि चमकदार रोशनी क्षेत्र का राजा शुई क्यानहेंग था। म्यू जुआनइन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, इसमें माफ करने की क्या बात है, जब ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग और देवी मेन उन सभी के लिए आशीर्वाद हो सकते हैं जिनसे मुलाकात होती है। स्नो सॉन्ग क्षेत्र में आपका स्वागत है। काली पोशाक में लड़की कुछ कदम आगे बढ़ी और म्यू जुआनइन को एक जूनियर का धनुष दिया। ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के जूनियर शुई मेन स्नो सॉन्ग दायरे के राजा का स्वागत करते हैं। अभिवादन के बाद शुई मेइन ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराने से पहले म्यू जुआनिन को बहुत गंभीरता से देखा। मां ने मेइन को बताया था कि स्नो सॉन्ग रियलम किंग पूर्वी दिव्य क्षेत्र के उत्तरी हिस्से की सबसे सुंदर महिला है जब वह छोटी थी। आज मुझे पता चला कि तुम मेरी मां के दावे से भी अधिक सुंदर हो। मेइन, असभ्य मत बनो, शुई क्यानहेंग ने कहा, लेकिन उसके शब्दों के पीछे कोई वास्तविक दंश नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन ने थोड़ा सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। हालांकि उसने 3 सांसों के बाद तक शुई मेइन को घूरना बंद नहीं किया। चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 3 सबसे मजबूत ऊपरी सितारा क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाता था। हालांकि प्रसिद्धि के मामले में वे कभी भी होली ईव्स दायरे को पार नहीं कर पाए। इस वर्ष पहली बार वह संतुलन बदला था। ऐसा नहीं था कि होली ईव्स क्षेत्र अचानक कमजोर हो गया था। इसके विपरीत अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 वर्षों के बाद लुओ चांगशेन के दिव्य मास्टर स्तर 7 तक पहुंचने ने पूरे भगवान क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया था और उन्हें अद्वितीय गौरव दिलाया था। हालांकि लुओ चांगशेन की उपलब्धि दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाली एकमात्र उपलब्धि नहीं थी। वास्तव में उनकी उपलब्धि सबसे आश्चर्यजनक भी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्लेज्ड लाइट दायरे की शुई मेइन भी 7वें स्तर की दिव्य मास्टर बन गई थी। इससे भी बेहतर, वह एक दिव्य स्टेनलेस आत्मा के साथ 7वें स्तर की दिव्य मास्टर थी। यहाँ तक कि उनकी बड़ी बहन शुई यंग्यू ने भी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया और 5वें स्तर की दिव्य गुरु बन गई। इसका मतलब था कि ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में एक ही रात में 2 नए सितारों का जन्म हुआ। अतीत में लुओ चांगशेन एक ऐसा सितारा था जो अपने साथियों की तुलना में हर पीढ़ी से आगे निकल गया। हालांकि इस बार ग्लेज्ड लाइट दायरे से शुई मेइन ने उन्हें भी पछाड़ दिया था। लेकिन जो भी कारण हो, दुनिया के चमकदार सितारे और स्वर्ग के गौरव ने आज अचानक अपने पिता ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग के साथ स्नो सॉन्ग रियलम का दौरा करने का फैसला किया था। आप यहाँ क्यों हैं, शुई क्यानहेंग? शुई क्यानहेंग का आज स्नो सॉन्ग क्षेत्र में आगमन लुओ गुक्सी सहित सभी के लिए एक आश्चर्य था। ऐसा लग रहा था कि बाद वाले को आज यहाँ आने के अपने कारण का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि उसका मन उदास हो गया है। शुई क्यानहेंग की मुस्कान अपरिवर्तित रही। ठीक है, मुझे एक अजीब अफवाह उड़ी थी कि यू चे इविल इन्फेंट आपदा के दौरान नष्ट नहीं हुआ था।
वास्तव में ये भी कहा गया था कि वह अभी स्नो सॉन्ग दायरे में रह रहा था। जैसा कि आप और बाकी दुनिया को पता है, मेरी बेटी और यू चे की 4 साल पहले सगाई हो चुकी है। इसलिए मैं ये जांचने आया हूँ कि अफवाहें सच हैं या नहीं। मु जुआनिन, इसके बारे में बोलते हुए मुझे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्यों हैं? फेरी गुक्सी शुई क्यानहेंग ने सीधे लुओ गुक्सी पर सवाल फेंक दिया। उसी समय उसने शुई मेइन पर एक तिरछी नजर डाली और अंदर की ओर आह भरी। हे, हालांकि लुओ गुक्सी ने शुई क्यानहेंग के प्रति विनम्रता का कोई निशान नहीं दिखाया, हालांकि यह स्पष्ट था कि वह परेशानी नहीं चाह रहा था। उसने उस पर व्यंग्य किया और कहा, क्या तुम सचमुच नहीं जानते कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। शुई क्यानहेंग की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी मुस्कान बनाए रखी और कहा, ऐसा लगता है कि फेरी गुक्सी पुरानी शिकायत के बारे में नहीं भूली है। फिर भी यू चे सिर्फ एक जूनियर है। अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आप को एक जूनियर के स्तर तक क्यों नीचे लाना चाहिए? हालांकि शुई क्यानहेंग ग्लेज्ड लाइट रियलिज्म किंग था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से लुओ गुक्सी के साथ विवाद नहीं करना चाहता था। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो लुओ गुक्सी जैसे किसी को अपमानित करने के लिए तैयार हो, जब तक कि उनके पास कोई दूसरा न हो पसंद। आखिरकार राजा क्षेत्र के नीचे नंबर 1 गहन अभ्यासी की उपाधि कोई मजाक नहीं थी। लुओ गुक्सी को भड़काने से बचने के लिए शुई क्यानहेंग ने ये बताने से परहेज किया कि वह वही थी जिसने यू चे पर सबसे घृणित हमला करने की कोशिश की थी डिंग, और यह कि वह वही थी जिसने सारा अपमान अपने ऊपर ले लिया था। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसके शब्दों का चयन अत्यंत शालीन हो। लेकिन लुओ गुक्सी ने उसे उदासीनता से देखना जारी रखा, और अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? तब तुम्हारी ओर से क्या किया जा रहा है? शुई क्यानहेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यू चे और मेरी बेटी की सगाई हो गई है, और मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि वह अंततः ग्लेज्ड लाइट दायरे का हिस्सा होगा। यह एक संयोग है कि हम आज मिलते हैं, तो आप मुझे चेहरा क्यों नहीं देते, फेरी गुक्सी? मैं भविष्य में आपका एहसान चुकाऊंगा। तुम्हें चेहरा दो, तुम कहते हो। हे, तो फिर मेरे अपने चेहरे का क्या? उस समय मुझे जो अपमान झेलना पड़ा, उसे कौन धोएगा? न केवल लुओ गुक्सी ने एक भी कदम नहीं उठाया, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति तब तक और अधिक गहरी होती गई जब तक कि उसका द्वेष लगभग स्पष्ट नहीं हो गया। ये तथ्य कि कोई यू चे की रक्षा कर रहा था, ने उसकी नफरत और रोष को और भी अधिक गहरा कर दिया। इस बिंदु पर शुई क्यानहेंग को लुओ गुक्सी के साथ नर्म किया जा रहा था। जैसे ही उसकी आवाज स्टील जैसी हो गई, उसका चेहरा सख्त हो गया। उस स्थिति में कहने के लिए और कुछ नहीं है। आज मैं केवल 2 चीजों के लिए आया हूँ, ये पुष्टि करने के लिए कि यू चे अभी भी जीवित है, और उसे ग्लेज्ड लाइट दायरे में वापस लाना है। यदि आप इस शिकायत को सुलझाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास अगली बार ग्लेज्ड लाइट रियलिज्म में मुझसे मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या ऐसा है? लुओ गुक्सी के हाथ पंजों में बदल गए। तो फिर देखते हैं कि क्या तुम में सचमुच यू चे को अपने साथ सुरक्षित ले जाने की शक्ति है। गुंजन। वहां एक धीमी हलचल थी, और एक भयानक हवा जो अथाह खाई की तरह लग रही थी, अचानक लुओ गुक्सी के पीछे घूम गई। उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे वे ताकत से फूल गए हो, और उसके चारों ओर 500 किलोमीटर का बर्फीला क्षेत्र तुरंत तूफान में घिर गया। आप शुई क्यानहेंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने गहरी भौहें सिकोड़ ली। जब शुई मेइन ने उसे जबरदस्ती स्नो सॉन्ग दायरे में खींच लिया था, तो उसने सोचा था कि वह कुछ नहीं से कुछ बना रही थी। उसने कल्पना नहीं की थी कि लुओ गुक्सी को यून चे द्वारा किए गए अपमान से इतनी नफरत होगी कि वह व्यक्तिगत रूप से स्नो सॉन्ग क्षेत्र का दौरा करेगी, उससे ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के राजा को बिना किसी मामूली शिष्टाचार के ठुकरा देगी, और यहाँ तक कि उस पर सीधा हमला भी कर देगी। ये लगभग ऐसा था मानो वह पागल हो गई हो। शुई क्यानहेंग को पता था कि लुओ गुक्सी के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं है। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि उनकी लड़ाई स्नो सॉन्ग क्षेत्र में बड़ी अराजकता लाएगी।
लेकिन जैसे ही वह स्थिति को कम करने के लिए कुछ कहने ही वाला था, शुई मेइन ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़ी और गुस्से से चिल्लाया, लुओ गुक्सी, तुम वही बेशर्म हो जिसने उस समय मेरे बिग ब्रदर युन चे पर हमला करने की कोशिश की थी। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने अपने आप को अपमानित किया है। अब आप सारा दोष उस पर मरना चाहते हैं। तुम बिल्कुल भी फेरी गुक्सी की उपाधि के लायक नहीं हो, तुम बेशर्म, अनुचित, बुरे आदमी हो। लुओ गुक्सी के पास शुई मेइन के शब्दों पर प्रतिक्रिया करने का समय होने से पहले ही शुई क़यानहेंग बुरी तरह डर गया था। उन्होंने तुरंत कहा, मेइन, असभ्य मत बनो। हम्फ। शुई मेइन ने अपनी नाक ऊपर उठाई, पिताजी, हमारे पास उससे डरने का कोई कारण नहीं है। तुम उसे मेरे साथ मारोगे। हे शुई क़यानहेंग, आपने काफी अच्छी बेटी का पालन पोषण किया है, क्या आप सहमत नहीं होंगी? लुओ गुक्सी खतरनाक ढंग से मुस्कुराए और शुई मेइन को घूर कर देखा। वह ठिठक गई। शुई मेइन की असीम अंधेरी आंखें अचानक बड़ी और करीब हो गईं, जिससे उसकी पूरी दृष्टि भर गई जब तक कि वह पूरी तरह से अंधेरे में नहीं डूब गई। उसने जिधर भी देखा केवल अनंत अंधेरा और काली तितलियां थीं। लड़खड़ाते हुए लुओ गुक्सी की आंखें अचानक सीधी हो गईं। यहाँ तक कि उसके पीछे का भंवर भी अजीब तरह से विकृत हो गया था जब तक कि वह अचानक कांप नहीं उठी और खुद को अंधेरे से बाहर नहीं निकाला। शुई मेइन से तेजी से दूर देखने से पहले उसकी चेहरे पर सदमे की झलक दिखाई दी। वह वास्तव में अजेय होने के बावजूद उस लड़की की आंखों में घूरने से डरती थी जब तक कि राजा क्षेत्र इसमें शामिल न हो। क्या दिव्य स्टेनलेस आत्मा है? क्या देवी मेइन है? ठीक है, मुझे देखने दो कि तुम दोनों वास्तव में कितने प्रभावशाली हो। माहौल एक पल में तनावपूर्ण हो गया, किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता था। अचानक दूर से एक दूर और उदासीन आवाज स्वर्ग की आवाज की तरह आई, क्या आप पूरी तरह से निश्चित हैं कि आप यहाँ अभिनय करने जा रहे हैं? लुओ गुक्सी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।